हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज हमारे पास SDLC लाइफ साइकिल यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेप होता है। जिस तरह कि आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा, SDLC के लाइफ साइकिल में उसका पहला फेज या पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास होता है डिफाइनिंग फेज, जिसमें हम लोग अपने प्रॉब्लम और अपने सोल्यूशन या अपने सिस्टम को डिफाइन करते हैं, क्लियरली बताते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह का होगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा फेज जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो आता है, जो कि है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम लोग काफी प्लानिंग करते हैं, यानी हम लोग डिफरेंट जो हैं प्लान्स बनाते हैं। ये डिफरेंट प्लान्स जो होते हैं, ऐसे प्लान्स होते हैं जो हमारे सिस्टम डेवलपमेंट में, यानी जो भी हम लोग सिस्टम बना रहे होते हैं उसको एक जीरो लेवल से उठा के कंप्लीट सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। इस पूरे जो लाइफ साइकिल होता है उसमें हमें काफ़ी ये मदद करते हैं। इन प्लान्स में हम लोग डिफरेंट चीज़ों को प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई एक सिस्टम बनाना है तो वो सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या पर्सनल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पर्सनल से मुराद वो टीम है, वो मेरे पास बंदे हैं जो इस सिस्टम की डेवलपमेंट में काम करेंगे, यानी वो स्टाफ है हमारे ऑफिस का या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी मदद से हम लोग ये सिस्टम जो है डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है, जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमें कितने बंदों की टीम चाहिए होगी, हमें टीम में किस किस तरह के बंदे चाहिए होंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमें कोडर्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल हमें टेस्टर्स चाहिए होंगे, इसी तरह हमें हो सकता है डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़े। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने प्लान करनी होती हैं कि हमें फॉर एग्जांपल 5 कोडर्स चाहिए, 3 टेस्टर्स चाहिए और 2 डिज़ाइनर्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो जो जो मुझे टीम या स्टाफ रिक्वायर है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसके लिए हम एक पूरा प्लान बनाते हैं। ये बंदे हमारे पास कहाँ से हम लोग लाएंगे, या हमारे पास ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, या हमने न्यू हायर करने हैं, इस चीज़ को भी इस प्लान के अंदर लिखा जा सकता है। और दीगर बातें जो पर्सनल या टीम से रिलेटेड होती हैं, वो तमाम बातें इस प्लान के अंदर लिखी जाती हैं। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ हम लोग प्लान करते हैं वो है टाइम। टाइम को प्लान करना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको प्लान करके ही हम लोग अपने कस्टमर को डेडलाइंस देते हैं। डेडलाइन से मुराद ये है कि हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट कब हो जाएगा, कंप्लीटली डेवलप कब हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट जो है। और फिर हमने कस्टमर को डिलीवर करना होता है, चूंकि तो हम लोग कस्टमर को ये बताते हैं कि हम आपको इस डेट को डिलीवर कर देंगे। और ये सारी बातें जो हैं प्लानिंग की मदद ही से पॉसिबल की जा सकती हैं। यानी अगर हमने प्लान ना किया हुआ हो तो हम अपने कस्टमर को कभी भी एक्यूरेट डिलीवरी डेट जो है वो नहीं बता सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमने कौन सा काम जो है कितने टाइम में करना है, हमने उसकी प्लानिंग ही नहीं की। तो अगर तो हमने प्लानिंग की हुई होगी तो हम लोग डेडलाइंस जो है कस्टमर को बता सकेंगे। और इसका एक और हमें फ़ायदा ये होता है कि हम लोग स्केड्यूल, जो भी हम लोग अपना टाइम का प्लान बनाते हैं उसमें हम लोग एक स्केड्यूल बनाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग टाइम टेबल भी कह सकते हैं। इस टाइम टेबल पे, इस टाइम टेबल के ऊपर हम लोग चल सकते हैं और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक रख सकते हैं। यानी हम लोगों ने इस टाइम तक इतना काम करना था तो हमने क्या किया है या नहीं किया। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। प्रोग्रेस को ट्रैक करने से हमारी मुराद ये है कि हम लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में या अपने सिस्टम को बनाने में, वो हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, और क्या हम लोगों ने जितना टाइम लिया है इस प्रोग्रेस के लिए, ये टाइम हमने ज़्यादा तो नहीं ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास पॉसिबल बनाई जाती हैं अगर हम लोग प्रोजेक्ट के शुरू में ही टाइम की प्लानिंग कर लें। तो ये हमारे पास काफ़ी ही फ़ायदेमंद साबित होता है अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम और किन किन चीज़ों के मुख्तलिफ प्लान्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम के बाद फॉर एग्जांपल हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कॉस्ट के लिए। कॉस्ट की प्लानिंग में हम लोग इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट के ऊपर या सिस्टम पे काम करते हुए टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी। और फिर हम लोग उस लिहाज से, एक तो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, फिर हमने उस कॉस्ट के ऊपर हमें फ़ायदा कितना होगा, बेनिफिट हमें कितना होगा,
इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते रहें और हमारी इस प्लानिंग ना करने की वजह से हमारा खर्चा जो है, जो हमारी कॉस्ट आ रही थी, वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि एंड में हमें फ़ायदा ही कोई ना हो। यानी फॉर एग्जाम्पल जो प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट आनी थी वो थी 5000 रुपीज़, और उसमें हमने अपना मुनाफा रखा था 1000 रुपीज़ का। अब अगर जो है हम लोग कॉस्ट की प्लानिंग नहीं करते और ये नहीं देखते कि हमें इतना खर्चे, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना हमने, तो हम लोग जो है हो सकता है कि इससे ज़्यादा खर्चा कर दें और हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हो सकता है हम इसमें कर देते 5900 रुपीज़ का खर्चा कर देते कि कॉस्ट लगा देते, तो हमारा जो बेनिफिट है अब वो कम होके कितना हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपीज़ रह जाएगा, जो कि पहले 1000 रुपीज़ था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कॉस्ट की प्लानिंग करें। कॉस्ट की प्लानिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हर एक्टिविटी में, यानी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सिस्टम में, एक्टिविटी से मुराद वो काम है जो भी हम लोग सिस्टम को बनाने के लिए करते हैं। तो जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ या जो भी हम लोग काम परफॉर्म कर रहे हैं, उस हर एक्टिविटी के साथ हमें कितनी कॉस्ट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर का सिस्टम बना रहे हैं, तो उसकी डिज़ाइनिंग में फॉर एग्जाम्पल हमें 1000 रुपीज़ का खर्चा आ रहा था। ये वैसे तो कॉस्ट बहुत कम है, असल में हमारे पास इससे ज़्यादा कॉस्ट होती है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि हमें कोड करने के लिए उसमें जो खर्चा आ रहा था वो फॉर एग्जाम्पल हमें 2000 रुपीज़ आ रहा था। तो ये वो सारी कॉस्ट हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में लग रही हैं। अब जब हम लोग डिज़ाइन करवा रहे होंगे अपना प्रोजेक्ट, या जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो हमने इस बात को चेक रखना होगा, इस बात को हमने देख के रखना होगा कि इसकी कॉस्ट जो है 1000 से ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि अगर डिज़ाइनिंग की कॉस्ट जो है 1000 से ज़्यादा हो गई, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट जो है, जो हमारा फ़ायदा था, जो हमारा बेनिफिट था, वो कम हो जाएगा। तो हमने ये प्लानिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग चेक एंड बैलेंस रख सकें। हम लोग चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो प्लान के मुताबिक ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये इसलिए हम लोग कॉस्ट की प्लानिंग करते हैं। अब आगे चलते हैं और दीगर और प्लान्स को देखते हैं जो हम लोग प्लानिंग फेज में करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हम लोग दीगर प्लानिंग करते हैं वो कुछ इन चीज़ों की होती है। यानी हम लोग क्वालिटी को प्लान करते हैं कि हम लोग अपने सिस्टम की क्वालिटी चेक किस तरह रखेंगे, कौन कौन से बंदे उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, किस किस टाइम पे हमारे पास क्वालिटी चेक की जाएगी। ये सारी जो बातें हैं ये प्लान की जाती हैं इस क्वालिटी को प्लान करते वक्त। इसी तरह अगर हमारे प्रोजेक्ट में या सिस्टम में कोई चेंज लाना है, तो वो चेंज लाना हम लोग किस तरह लेकर आएंगे, उसके लिए जो भी प्लानिंग होती है वो की जाती है। इसी तरह हम लोग प्लानिंग फेज में ही रिस्क को भी प्लान करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक सिस्टम बनाना था 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर। अब इस 5 डेज में जो बंदे हमारे पास काम कर रहे थे उसमें से हमारे पास 2 कोडर्स थे। अब फॉर एग्जांपल इन 5 दिन में से यहां पर हमारे पास 2 दिन के लिए, 2 डेज के लिए एक कोडर जो है वो बीमार हो जाता है, वो छुट्टी पे चला जाता है, वो अब काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास अब क्या होगा, ये जो डेडलाइन होगी, ये जो हमारे पास 5 दिन में होना था, ये 5 दिन में नहीं होगा, ये अब कितने दिन में होगा, 7 डेज में होगा, या अब कुछ इस तरह आगे पीछे 6 डेज में होगा। लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये हमारे पास एक रिस्क है, एक ऐसी चीज है जो अगर अकर हो जाए तो हमें नुकसान हो सकता है। तो अगर तो ये हमने इसको प्लान ना किया हो तो हमें फिर बाद में नुकसान करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस चीज को पहले से ही अपने प्लान में डाला हुआ हो तो फिर हम लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो फिर डेडलाइन होगी ये हमने ये सोच के ही बताई होगी बीच में कि अगर कोई बंदा छुट्टी पे चला जाता है तो फिर हमें कितने दिन लगेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हमारे पास कोई इशू आ जाए, किसी भी तरह का इशू हो सकता है, जिस तरह अभी हमने ये देख लिया, ये भी हमारे पास एक इशू है, तो इसको भी हमने प्लान करना ज़रूरी होता है। अब ये सारी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ों को मैनेज करने में। क्या क्या चीज़ों को मैनेज करने में, जो अभी हमने देखी थी, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, चेंज होगी, रिस्क हो गया, इशू हो गया। और ये तमाम चीज़ों को जब हम मैनेज करते हैं तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है, जो भी अपना सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, उसको हम लोग विद इन टाइम यानी वक्त के अंदर अंदर, और बजट के अंदर अंदर, बजट से मुराद हमारी खर्चा यानी कि कॉस्ट होती है,
बजट के अंदर अंदर और क्वालिटी के साथ, बेहतरीन क्वालिटी के साथ जो है डिलीवर कर सकते हैं। और इस फेज में हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन, ये जो हमने सारे प्लान्स बनाए थे, इनको हम लोग डॉक्यूमेंट भी करते हैं। और जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हम इन सारी चीज़ों का प्लान लिखते हैं, उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट प्लान का। ये वो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये तमाम जो अभी हमने प्लानिंग वाले चीज़ें देखी थी, इनके बारे में लिखा जाता है और इनका प्लान यहाँ पर लिखा जाता है। और ये हमारे पास जो है SDLC के लाइफ साइकिल का सबसे चैलेंजिंग फेज होता है। और हमारी टीम का या हमारे ऑफिस का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसका सबसे ज्यादा टाइम जो है इसी प्लानिंग में गुजरता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास SDLC के लाइफ साइकिल में उसका दूसरा स्टेप क्या है, जो कि है प्लानिंग फेज, और फिर उसको हमने डिटेल में समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स।